द एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर गेव अप ट्रीटमेंट अध्याय 1051 से लेकर 1060 तक। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1051। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान उलझन में थी। क्या आप भी इसका अनुभव करना चाहते हैं? आजकल लोगों का दिमाग इतना जटिल क्यों हो गया है? बाय लियान को अचानक महसूस हुआ कि वह एक शुद्ध और अच्छा बच्चा था। इसके बाद के समय में चांग दीजी और सी युनशान के साथ कभी कभार संपर्क को छोड़कर उसने बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से तोड़ दिया। उन्होंने अपनी छोटी बहनों के साथ चीनी नववर्ष की खुशियां मनाने में अपना पूरा समय लगा दिया। यद्यपि इस दुनिया में कोई कंप्यूटर या गेम कंसोल नहीं है, फिर भी कई अजीब मंत्रों के आशीर्वाद से वे उस दुनिया की तुलना में कहीं अधिक चीजें खेल सकते हैं जिसमें वह पहले थी। यदि आपको लगता है कि भ्रम पर्याप्त यथार्थवादी नहीं है, तो आप सीधे एक छोटी सी दुनिया बना सकते हैं। बाय लियान के परिवर्तन के तहत क्योंगमिंग पीक एक उच्च स्तरीय और वातावरणीय मनोरंजन पार्क में बदल गया है। वह सुबह अपनी छोटी बहन के साथ सर्फिंग करती थी, दोपहर में अपनी छोटी बहन के साथ आकाश में जाती थी, और रात में अपनी छोटी बहन को निशानेबाजी और जंगल में हाथापाई सीखने ले जाती थी। इस तरह का खुशी का समय लालटेन महोत्सव के दिन तक चलता रहा। जैसे ही रात होती है, हजारों लालटेन जला दी जाती है। लेकिन पिछले वर्षों के विपरीत, आज रात पहाड़ के नीचे स्थित छोटे से कस्बे में बारिश नहीं हुई, बल्कि बर्फबारी हुई। बाय लियान अतीत के उदाहरण का अनुसरण करना चाहती थी और स्वच्छ तालाब में गुरु के पैर धोना चाहती थी, लेकिन उसे गंभीरता से अस्वीकार कर दिया गया। आपकी छोटी बहन यान यू और अन्य सभी यहाँ हैं, कितनी शर्म की बात है। तो अंत में बाय लियान पूल के किनारे बैठ गई और आधे घंटे तक मास्टर के साथ परी की छड़ी खेली। यह तो बस खिलवाड़ था। टिमटिमाती चांदी सफेद चिंगारियों में इस साल का युआन ये चुपचाप चला गया। जब चुपचाप दूसरे दिन का समय आया, तो बाय लियान ने पहाड़ों और मैदानों पर फैली धूसर और सफेद बर्फ की चादर को देखकर हल्की सी आह भरी। इस वर्ष के नववर्ष की पूर्व संध्या पर इतिहास में सबसे अधिक संख्या में लोग एकत्र हुए, लेकिन उन्हें हमेशा ऐसा महसूस होता रहा कि कुछ कमी रह गई है। अगले साल और अधिक लोग होने चाहिए, है ना? अगले दिन दोपहर के समय बाय लियान ने दूसरी छोटी बहन को पाया जो अभी भी कमरे में ध्यान कर रही थी। बड़ी बहन, आजकल कैसा चल रहा है? जियो जिनसे ने तुरंत बाय लियान का इरादा समझ लिया। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ पर अग्नि प्रतीक जल उठा, और फिर उसका पूरा हाथ एक झुलसा देने वाले लाल और सुनहरे स्क्रॉल में बदल गया, और उसकी हथेली में एक नीली सफेद लौ जल रही थी। पहले से भी बेहतर। बाय लियान ने सिर हिलाया। चूंकि मामला ऐसा ही है, तो अभी देर नहीं हुई है, चलो अब शुरू करते हैं। जियो जिनसे ने अपनी हथेली में रखी लौ को हटा दिया और संदेह से पूछा, क्या आपको दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है? बाय लियान ने सिर हिलाया, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी मौजूदा रफ्तार से आगे पीछे जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो शायद हम आज रात वापस आ सकें। ज्यादा से ज्यादा कल सुबह तक। उसने ऐसा सोचा। यंगजो के युनशान में झिजियांगे सबसे महत्वपूर्ण संप्रदायों में से एक है, लेकिन आज ये डुक्सियानमिन के सामने कुछ भी नहीं है। और वह डक्सियानमिन में सबसे मजबूत व्यक्ति है, इसलिए वह बहुत आश्वस्त है। अब बड़ी बहन के लिए कठोर प्रहार करने का समय आ गया है। ये सच है। अपना सिर हिलाते हुए जियो जिनसे के दिल में अब कोई संदेह नहीं है। बाय लियान के मार्गदर्शन में वे दोनों एक साथ शून्य में भाग गए और गुआंगटोन गेट के ट्रांसकॉन्टिनेंटल टेलीपोर्टेशन सरणी की ओर उड़ गए। ये बहुत सुचारू रूप से चला। जब तक वह टेलीपोर्टेशन सरणी में प्रवेश नहीं कर गया, तब तक बाय लियान को अभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। यंगजो असीम समुद्र में स्थित कई विशाल द्वीप है। इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, और इसे यंगजो के 3 द्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बगल में और भी बड़ा पूर्वी द्वीप महाद्वीप है। युनशान पर्वत यंगजो के पश्चिम में द्वीप पर स्थित है, और यह यंगजो का सबसे प्रसिद्ध पर्वत है। ऐसा न केवल युनशान पर्वत के सुंदर दृश्यों के कारण है, जो प्रकृति की अनोखी शिल्पकला को दर्शाता है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में संप्रदाय एकत्रित होते हैं। खेल में जब दूसरी जूनियर बहन 10 साल की नियुक्ति के लिए दौड़ी, तो वह पहले से ही हुआशिन के अंतिम चरण में खेती कर चुकी थी। अग्नि तत्व से बनी महान तलवार और शरीर में हजारों अग्नि चिन्हों के साथ वह आसानी से प्रतियोगिता जीत सकती थी। केक्सी जियांग ने मार्शल आर्ट के बारे में बात नहीं की, और उनके अपने संप्रदाय के बुजुर्गों ने भी इसके बारे में बात नहीं की,
और यहाँ तक कि अन्य संप्रदायों को विदेशी सहायता के रूप में भर्ती किया। एक बार दूसरी जूनियर बहन को एक हताश स्थिति में मजबूर कर दिया। लेकिन नायक तो नायक ही है। जो कुछ भी उसे नहीं मारता वह उसे और अधिक शक्तिशाली बनाता है। उस दिन उड़ती हुई बर्फ की तलवार आकाश की ओर उठी और पवित्र अग्नि संसार में प्रकट हुई। शुद्ध श्वेत ज्वालाओं के आशीर्वाद से दूसरी कनिष्ठ बहन ने अपनी शक्ति से यंगझोउ में युनशान के सभी संप्रदायों को ऐसे उखाड़ फेंका जैसे कोई देवी स्वर्ग से उतरी हो। वह युनशान में एक हारी हुई महिला के रूप में दाखिल हुई और एक सफेद ज्वाला वाला घूंघट पहनकर बाहर निकली। उस क्षण के प्रकाश ने पूरे डिक्सियन गेट को हिला दिया और तब से पवित्र आत्मा की देवी की उपाधि का जन्म हुआ। आखिरकार यह कोई खेल नहीं है। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। डिक्सियन मैन की ताकत खेल की तुलना में कहीं बेहतर है। जीजियांग को इस बार खराब खेलने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। मुझे डर है कि दूसरी कनिष्ठ बहन को कभी भी पवित्र आत्मा की देवी की उपाधि नहीं मिलेगी। बाय लियान ने चमकती आंखों से दूसरी जूनियर बहन को देखा। आप इस प्रतियोगिता का अर्थ सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। आत्मसंतुष्ट मत बनो, लापरवाह मत बनो और अपने आप पर बहुत अधिक दबाव मत डालो। अच्छा ऐसा है। जियो जिनसे ने जोर से सिर हिलाया। 10 साल का समझौता अभी आधा ही बीता है। जब वह किंगशान शहर से बाहर आई तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वह सचमुच यहां आ सकती है। ये सब एक सपने जैसा है। ये सत्य है परंतु पूर्णतः सत्य नहीं है। उसे अभी भी याद है कि उसने हेनिंग शहर में सीनियर सिस्टर बाई से क्या कहा था। वरिष्ठ बहन बाई, यद्यपि मैं अब चौथी कनिष्ठ बहन से बहुत कमतर हूं, फिर भी मैं आपको ये सिद्ध करना चाहती हूं कि मेरी तलवार में अनंत संभावनाएं हैं। इसमें तीखेपन की कमी हो सकती है, लेकिन मोटाई और परिपूर्णता निश्चित रूप से आपको विचलित कर देगी। एक लंबी यात्रा के बाद मेरी आंखों के सामने की सफेद रोशनी अंततः समाप्त हो गई। बाय लियान ने जियो जिनसे को टेलीपोर्टेशन संरचना से बाहर निकाला। वे पूर्व की ओर यात्रा करते रहे और लगभग 2/4 घंटे की तबाही के बाद अंततः वे यंगझोउ पहुंचे। यहाँ क्या हो रहा है? अब जियाओ जिनसे, जो हवा में तैर रहा था, पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसने कल्पना की थी कि यंगझोउ स्वर्ग जैसा दिखता है, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने एक काला गर्त था। पहाड़ अब हरे भरे नहीं रहे और उनके चारों ओर काली धुंध छा गई है। समुद्र अब शांत नहीं है, काली रोशनी की लहरें उठ रही हैं। यहाँ मुझे डर है कि यह नरक नहीं है। बाय लियान भी अचंभित रह गई। क्या बकवास है। खेल में इस तरह का कथानक पहले कभी नहीं था। खेल में यंगझोउ हमेशा एक सीमांत व्यक्ति रहा है। दूसरी जूनियर बहन के शुरुआती और मध्य चरण के कथानक को दिखाने के अलावा वह कालकोठरी बनने के योग्य भी नहीं है। अचानक उसकी आंखों के सामने एक नया विकल्प उभर आया। कार्य 1, आगे बढ़ते रहें और रिक्त डोमेन का अन्वेषण करें। कठिन कौशल जोड़ 1/4। कार्य 2, घूमकर चले जाओ, अगली बार फिर आओ। किंग गोग जोड़ 2। रिक्त क्षेत्र नाम। बाय लियान झिझक में पड़ गया। दूसरा अध्याय पहले से ही टेंग्रीन 5K में है। इस अध्याय का अंत TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1052। आज जमीन पर धूसर बर्फ जमी हुई है और आसमान आश्चर्यजनक रूप से उदास है। जब बाय लियान अभी भी सोच रहा था कि अंदर जाए या नहीं, तो पहाड़ और नदियां जहां डिक्सियन गेट स्थित था, पूरी तरह से काले पर्दे की दीवार में डूब गए थे। चीनी नववर्ष बीत गया है, लेकिन डुक्सियानमेन का उत्सवी माहौल अभी खत्म नहीं हुआ है। कई शिष्य वर्तमान के उत्सव को भविष्य के दृष्टिकोण में बदल देते हैं। वर्ष के आरंभ में 10,000 अमर लीग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें कई संप्रदाय भाग लेंगे। पुनरुत्थान की राह पर अग्रसर डुक्सियानमेन अन्य संप्रदायों की तुलना में इस प्रतियोगिता में खुद को दिखाने के लिए अधिक उत्सुक हैं। वे दुनिया को बताना चाहते थे, हम डेक्सियन संप्रदाय में अकेले नहीं हैं। वरिष्ठ बहन बाई, सीनियर सिस्टर बाई के साथ प्रतियोगिता और भाग लेने के बाद डेक्सियनमेन ने भविष्य के कई सितारों को भी जन्म दिया है, जिनका इंतजार किया जा सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। हालांकि ऐसी अफवाहें हैं कि आपदा के आगमन और क्षेत्र के बाहर से लंबे समय से गायब खगोलीय राक्षसों के प्रकट होने के कारण बड़ी प्रतियोगिता रद्द होने की संभावना है। लेकिन एक दिन तक सही खबर सामने नहीं आए और जो शिष्य प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक हैं, वे अभी भी प्रतियोगिता की तैयारी बहुत गंभीरता से कर रहे हैं। इसमें क्योंगमिंग पीक की सभी युवा पीढ़ियां शामिल हैं। दोपहर के ठीक बाद सु यूवेई ने उत्साहपूर्वक यू यंग, टूटू और लिन यू को मार्शल आर्ट के मैदान में एक साथ अभ्यास करने के लिए बुलाया। वे मूलतः जियाओ जिनसे को अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पूरे क्योंगमिंग पीक पर खोज की, लेकिन दूसरी वरिष्ठ बहन को नहीं ढूंढ पाए, जो बिना किसी निशान के आए और चली गई, इसलिए वे उसे जाने ही दे सकते थे। लगता है दूसरी बड़ी बहन हमारी पीठ पीछे कुछ करना चाहती है।
वो बहुत चालाक है और हम पीछे नहीं रह सकते। लिन हेंग ने अपनी सादी छाती फुलाकर ऊर्जावान स्वर में कहा। सु यूवेई ने लिन यू के सिर पर खुशी से थपथपाया। जूनियर सिस्टर, अगर आप और मेहनत करेगी तो आपको उस आत्मधर्मी महिला से आगे निकलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब से जियो जिनसे के दुश्मनों को विकसित करें। लेकिन लिन जी की प्रतिक्रिया उसकी उम्मीद से बिल्कुल परे थी। बाओजिता लोली ने उसके कपड़ों के कोने को चुटकी से पकड़ा और उसके शरीर को मरोड़ दिया। दूसरी वरिष्ठ बहन कोई आत्मधर्मी महिला नहीं है, वह बहुत अच्छी है, उसने मुझे खाना बनाना भी सिखाया और मुझे जेली बीन्स भी खिलाए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सु यूवेई की नजर लिन जी की बाओजी पर टिकी है। यदि आप इसे जोर से खींचेंगे तो क्या होगा? यू यंग समय पर उठ खड़ी हुई और मामले को शांत किया। चलो जल्दी से पहाड़ से नीचे उतरते हैं। सीनियर सिस्टर टोंग याओ को बहुत लंबा इंतजार न कराएं। हाँ, लिन जी ने तुरंत जमीन पर चल रहे खरगोश को गले लगा लिया और खरगोश को अपने सिर से ऊपर उठा लिया। चिरप, बन्नी ने कठिन संघर्ष किया। शोरगुल के बीच लोगों का एक समूह मार्शल आर्ट मैदान की ओर चल पड़ा। जब एन लैन भी काम निपटाने के लिए बाहर गई तो विशाल क्योंग मिंगफेग में कोई नहीं बचा था। 1 घंटे के अंत में शुरुआती वसंत ठंडा और हवादार होता है। क्योंगमिंग शिखर, टेढ़ी गर्दन वाला पेड़ जिसने अपनी अधिकांश जीवन शक्ति पुनः प्राप्त कर ली है, हवा के साथ नाच रहा है। वह शाखा जिसे एन लैन ने तोड़कर संग्रह के लिए रखा था, वापस उग आए और उसमें हल्के पीले रंग की कलियां निकल आईं। हवा उत्साह से भरी हुई है। यह आभा कोई साधारण आभा नहीं है। इसे एन लैन द्वारा निर्मित संरचना द्वारा परिष्कृत किया गया है, और साधारण आभा में भी मादक परी ऊर्जा की हल्की झलकें हैं। आज टेढ़ी गर्दन वाला पेड़ आध्यात्मिक ऊर्जा के बपतिस्मा के तहत लालच से बढ़ रहा है। ये सब चुपचाप किया जाता है। ये वही था जो किंगलुआन इस समय कर रहा था। पहाड़ी सड़क पर किंगलुआन, जो आसानी से एक टोकन के साथ संरचना के बीच से गुजर गई, अपने लोगों द्वारा खोजे जाने के डर से सावधानी से आगे बढ़ी। जब वह छोटे से आंगन में दाखिल हुई, तब भी उसे कोई बाधा नहीं आई। ऐसा लगता है कि वे सचमुच चले गए हैं। किंगलुआन ने राहत की सांस ली और जल्द ही उसके चेहरे पर एक खुश मुस्कान आ गई। 1/4 घंटे पहले उसे खबर मिली कि सु यूवेई और अन्य लोग बाहर चले गए हैं, और उसने तुरंत महसूस किया कि लंबे समय से प्रतीक्षित उद्घाटन दिखाई दिया था। इस समय, यदि हम अवसर का लाभ उठाकर शहर में किसी घर में चोरी करने के लिए नहीं दौड़ेंगे, तो हम कब इंतजार करेंगे? तो वह आए, और वह अपने जेड टाइगर के साथ वापस आए। क्योंगमिंग चोटी का शीर्ष आश्चर्यजनक रूप से शांत है। वहां इतनी शांति थी कि किंगलुआन की दिल की धड़कन अनायास ही तेज हो गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो आकाश और पृथ्वी उसके चारों ओर घूम रहे हों, और उसके हृदय की धड़कन युद्ध के नगाड़ों की ध्वनि के समान थी जब सैनिक नगर के द्वार की ओर धावा बोलते हैं। क्या ये खूनी होगा? ऐसा ना करें। घेराबंदी के दौरान खूनी घटनाएं होना सामान्य बात है। ये हमलावर की महिमा है, उसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा की तरह सीनियर सिस्टर बाय इस समय अपने कमरे में पढ़ रही होंगी। किंगलुआन, जाओ। साहस जुटाते हुए किंगलुआन ने छोटी नीली बोतल निकाली और वह तेजी से बायलियान के कमरे के दरवाजे की ओर चली गई। धमाका। वरिष्ठ बहन बाय। कोई जवाब नहीं। किंगलुआन को और भी अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि जब उसने दरवाजा खटखटाया तो वह थोड़ा सा खुला हुआ था। वरिष्ठ बहन बाय। अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। किंगलुआन निराश हो गया। सीनियर सिस्टर बाय की वे जूनियर बहनें तो बाहर चली गईं, लेकिन सीनियर सिस्टर बाय खुद भी बाहर चली गईं। ऐसा लग रहा है कि उसकी योजनाएं फिर से विलंबित होने वाली हैं। उफ। किंगलुआन ने मुड़कर अपना सिर नीचे कर लिया, उसके चेहरे पर उदासी का भाव था। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह फिर रुक गई। सीनियर सिस्टर बाय यहां नहीं है, और सीनियर सिस्टर बाय के कमरे का दरवाजा खुला है। हाल ही में, वह हर दिन सीनियर सिस्टर बाय द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों को इकट्ठा करने में बहुत मेहनत कर रही है। टकरा जाना। बिजली ने किंगलुआन के दिमाग को छेद दिया। मैं सचमुच बहुत मूर्ख हूं। ये कहते हुए उसके पैर अपने आप हिल गए, और उसके हाथ बेकाबू हो गए, और उसने दरवाजा खोलने की पहल भी की। चीख। यद्यपि वह बहुत सावधान था, फिर भी दरवाजा बंद होने पर एक धीमी आवाज आती थी। लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं है, वैसे भी यहाँ कोई नहीं है। हाँ, किंगलुआन की आंखों में अनगिनत लाल दिल है। स्वर्ग, ये निश्चित रूप से स्वर्ग है। वह उत्तेजना में बाईं और दाईं ओर छूने लगी, और उसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया। घरघराहट। मुझे हमेशा सिर में चक्कर और शरीर में गर्मी महसूस होती है, जैसे सर्दी लग गई हो। शायद सीनियर सिस्टर बाय की बीमारी के कारण।
किंग लुआन, जो बाय लियान के बिस्तर पर लेटी हुई थी, ने ये सोचा, वह जो पकड़े हुए थी वह एक जेड फोल्डिंग पंखा था जिसे अभी अभी बुकशेल्फ से निकाला गया था, और उसने बाय लियान को अपनी आंखों से इस पंखे का उपयोग करते देखा था। हालांकि आज की योजना विफल रही, मैं सीनियर सिस्टर बाय के साथ सानवेई पर्वत पर जो काम पूरा नहीं कर पाई थी, उसे पूरा नहीं कर सकी, लेकिन उसकी नजर सबसे पहले पंखे पर पड़ी। वह सीनियर सिस्टर बाय की सांस को दूसरे तरीके से सहन कर सकती है। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1053। सुनहरा मेढक ताले को कुतरता है और धूप बत्ती जलाता है, और जेड बाघ रेशम खींचता है और कुएं को वापस खींचता है। एक ही समय पर झू यानफेग यान यू, जिससे ये खबर भी मिली कि सू युवेई और एनलैन ने क्रमशः क्योंगमिंग पीक को छोड़ दिया है, ने कार्रवाई की। जाने से पहले वह रक्त वृक्ष के पूर्वज से यह कहना नहीं भूली, मैं टहलने जा रही हूँ, अगर मुखिया को कुछ प्रबंध करना हो तो पहले तुम मेरी मदद कर सकते हो, और जब मैं वापस आऊंगी तब मैं उसे निपटा दूंगी। रक्त वृक्ष के पूर्वज ने कहा, जाओ जाओ, जब तक तुम वापस नहीं आओगे मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। धन्यवाद ओमेगा। नो यान यू खुशी खुशी क्योंगमिंग चोटी पर पहुंच गई। वह यहाँ अक्सर आती रहती है और हर बार आने पर कोई असामान्य रास्ता नहीं अपनाती। या तो आसमान से नीचे उड़ो या पीछे के पहाड़ से ऊपर चढ़ो। इस बार वह पिछले दरवाजे से गई। टेढ़े पेड़ के पास यान यू ने चारों ओर देखा। निश्चित रूप से वे चले गए हैं। यह उसका मौका है। वह लंबे समय से पीछे हट रही है और इस बार उसे पिछली कमियों की भरपाई करनी होगी। यान यू खिड़की के पास गई और हल्के से थपथपाए, बाय लियान, जल्दी से बाहर आओ, जब तक तुम्हारा मालिक बाहर है, चलो कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां कोई हमें न ढूंढे। पिछली बार बड़े स्तनों वाली और बिना दिमाग वाली वो बेवकूफ औरत जूली वहां थी। अगर तुमने मुझे इस बार खुश नहीं किया तो मैं जाकर तुम्हारे मालिक पर मुकदमा कर दूंगी। थप्पड़। खिड़की को सहारा देने वाली लकड़ी की छड़ी को उसने इस तरह से गिरा दिया, लेकिन लकड़ी के गिरने की आवाज के साथ एक अत्यंत अजीब आवाज भी मिली हुई थी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यान यू ने संदेह से भौहें चढ़ाई। सर्दियों की रात शुष्क होती है, लेकिन बाय लियान का कमरा अजीब तरह से नम होता है। लेकिन बाय लियान की जड़ें पानीदार होती हैं, इसलिए कमरे में नमी होना सामान्य बात है। क्या तुम वहां हो? संरचना ढाल के कारण यान यू केवल खिड़की के माध्यम से ही अंदर चढ़ सकता था। इस चढ़ाई ने उसे अचंभित कर दिया। कमरे में कोई बाय लियान नहीं है, केवल किंग लुआन है जो बहुत गलत दिखता है। भतीजे किंग लुआन, तुम यहाँ क्यों हो? यान यू ने आश्चर्य से पूछा। किंग लुआन बाय लियान के बिस्तर के किनारे पर बत्तख की तरह बैठ गई। उसने एक हाथ से गर्दन को कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से जमीन को दबाया। ऐसा लग रहा था कि उसकी हालत बहुत खराब है। उसकी गोरी त्वचा पूरी तरह से गुलाबी हो गई है। उसके शरीर से एक सफेद धुंध उठ रही है और हवा में एक गहरी खुशबू फैली हुई है। यान, अंकल यान, मैं। किंग लुआन का दिल उसके गले में था। वह बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वह घबराहट में स्पष्ट रूप से बोल नहीं पा रही थी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद वह चीख पड़ी, मैं लगभग पागल हो गया था। सही, इतना ही। ये सब किंग लुआन की ज्वाला के प्रतिक्रिया के कारण हुआ है और इसका अन्य चीजों से कोई लेना देना नहीं है। लुआन हुओ ने अपना शरीर जला दिया, बहुत भयानक। इस वाक्य ने यान यू को सचमुच स्तब्ध कर दिया। लड़के, यह एक बड़ी समस्या है। वह एक कदम आगे बढ़ी और किंग लुआन को उठने में मदद करने वाली थी, लेकिन किंग लुआन ने इस प्रवृत्ति का पालन नहीं किया। उसके चेहरे का गुलाबी रंग फीका पड़ गया और वह धीरे धीरे पीली पड़ गई। अंकल यान, कोई बात नहीं, आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। मैं बस यहाँ बैठूंगी, बस थोड़ी देर बैठो। अगर आपको सीनियर सिस्टर बाय से पूछने के लिए और भी चीजें हैं तो जाकर पहले कर लो। यदि आप मारे भी जाएं तो भी आप उठ नहीं सकते। अब पीला पड़ने की बारी यान यू की थी। वास्तव में मेरे पास बाय लियान से पूछने के लिए कुछ भी गंभीर नहीं है, लेकिन मुझे पहले से ही एक पूर्वाभास है कि हवा में एक प्रलय होगा और मैं उससे प्रलय को पार करने के अनुभव के बारे में सलाह लेना चाहता हूँ। अंतिम क्षण में उच्च और निम्न वर्गों के बीच पूर्व मित्रता को ध्यान में रखते हुए उसने फिर भी जूली को धोखा नहीं दिया। इतना ही। किंग लुआन ने बात करना बंद कर दिया। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। दोनों में से कोई भी हिला तक नहीं, मानो वे लकड़ी के आकृतियों का खेल खेल रहे हो। शांत जल के नीचे उग्र लहरें हैं। उनमें से किंग लुआन की प्रतिक्रिया और भी अधिक थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग मर जाएंगे।
सौभाग्यवश ये स्थिति अधिक समय तक नहीं रही, क्योंकि हालात और बदतर हो गए। तुम दोनों बाय लियान के कमरे में क्या कर रहे हो? दरवाजा खोला गया और दरवाजे पर अन लैन खड़ी थी, जिसे नहीं पता था कि कब वापस आना है। मोमबत्ती की रोशनी आंगन में टिमटिमा रही थी, जो हल्के बैंगनी रंग की पोशाक को एन लैन के शरीर पर गहराई से प्रतिबिंबित कर रही थी, जैसे कि एक भयानक निगलने वाला भंवर। हिस किंगलुआन हॉन्फेने लगा। उसने जल्दी से समझाया, अंकल एन, मैं सीनियर सिस्टर बाय से सलाह लेने आई थी, लेकिन सीनियर सिस्टर बाय यहाँ नहीं थी, लेकिन मेरे शरीर में किंगलुआन की ज्वाला अचानक वापस आ गई, इसलिए मैं। यान यू ने कहा, मैं गवाही देता हूँ। आप कैसे हैं? एन लैन ने उदासीनता से पूछा। यान यू ने किंगलुआन से जो कहा था उसे फिर दोहराया। एन लैन ने कहा, भतीजे किंगलुआन की किंगलुआन लॉ ने अभी अभी एक सफलता हासिल की है, इसलिए बहुत उत्साहित न हो। किंगलुआन ने बार बार सिर हिलाया। जहां तक तुम्हारा सवाल है। एन लैन ने यान यू की ओर देखा, चिंता मत करो, हवा तुम्हें नहीं मारेगी, इसलिए बाय लियान से ऐसी बात पूछने की कोई जरूरत नहीं है। गवारा नहीं। यान यू ने असंतुष्ट होकर उसकी ओर देखा। इसका क्या मतलब है कि हवा मुझे नहीं मार सकती? अगर वह मुझे उड़ा दे तो क्या होगा? मैं तुम्हें मुआवजा देता हूं। क्या आप इसे वहन कर सकते हैं? आखिरकार यान यू ने अपना गुस्सा निगलने का फैसला किया। कोई रास्ता नहीं है, वह एन लैन को हरा नहीं सकती है, और यह एन लैन की चेसिस है, भले ही वह बहु जितनी मजबूत हो, उसे लेटना होगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब वह क्लेश संक्रमण काल से बाहर निकलेगी, तो स्थिति उलट जाएगी। पहले एन लैन की सेवा के लिए कुछ रियायतें दें, और जब स्थिति बदल जाए, तो वह बेरहमी से एन लैन को तबाह कर सकती है। आश्चर्यजनक, एन लैन को किंगलुआन और यान यू को भगाने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने मैसेंजर जेड पर्ची निकाली और सीधे बाय लियान से संपर्क किया। लेकिन उसे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि यह खबर बाहर नहीं आ सकी, क्योंकि उसकी जेड स्लिप्स बाय लियान की जेड स्लिप्स का स्थान ही नहीं खोज सकी। वह फिर क्या करने भाग गई? एन लैन ने सीधे तौर पर बाय लियान की चेतना के सागर में बचे हुए आत्मा के टुकड़ों को डॉक किया। यह टुकड़ा सामान्य है, लेकिन यह सामान्य बात थी जिससे अन लैन को असामान्य महसूस हुआ, क्योंकि वह आत्मा के टुकड़ों के माध्यम से भी बाय लियान से संपर्क नहीं कर सकती थी। एन लैन अब और शांत नहीं रह सकी, उसने जल्दी से पूछा, बाय लियान कब बाहर गई? किंगलुआन और यान यू ने अपना सिर हिलाया। तुम जो भी हो, मैं पहले बाहर जाऊंगा। एन लैन ने उससे हाथ मिलाया, मुड़ी और बिना किसी पछतावे के चली गई। एन लैन। यान यू ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसकी चीख का कोई जवाब नहीं आया। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1054। यान यू ने अपने पैरों को जोर से पटका, फिर अपना सिर किंगलुआन की ओर घुमाया और कहा, भतीजे किंगलुआन, मुझे एक कदम आगे बढ़ना है। यान अंकल, जाओ और काम पर लग जाओ। अच्छा है। यान यूएफई के कुछ देर के लिए चले जाने के बाद किंगलुआन अस्थिरता से खड़ा हो गया। उसके पैर सुन्न हो गए हैं। यह सचमुच डरावना था, लेकिन सौभाग्य से वह इस संकट से बच गई। किंगलुआन ने फर्श को साफ किया, पंखा निकाला, उसे पोंछा और फिर से बुकशेल्फ पर रख दिया। यह अफसोस की बात है कि सीनियर सिस्टर बाय को कचरा फेंकने की आदत नहीं है, इसलिए इस बार उन्हें कुछ नहीं मिला। वह लंगड़ाते हुए यूनेलुओ चोटी की ओर चली गई। हालांकि बाय लियान से संपर्क नहीं किया जा सका, फिर भी एन लैन आत्मा के टुकड़े एन लैन के माध्यम से बाय लियान का स्थान निर्धारित कर सकती थी। डिक्सियन गेट छोड़ने के बाद वह एक पल के लिए भी नहीं रुकी, पूरे पूर्वी देव महाद्वीप को अविश्वसनीय रूप से तेज गति से पार कर गई, और असीम समुद्र के पार यंगजोउ के आसपास के क्षेत्र में उड़ गई। उसकी आंखों के सामने का दृश्य बाय लियान ने जो देखा था उससे भी अधिक अंधकार में था। समुद्र के ऊपर एक विशाल भंवर मंडरा रहा है, और यदि ये दूर है तो इसे तूफान समझ लिया जा सकता है ना? क्या ये जियाओ जिनसे के लिए है? एन लैन ने अपने मुंह के कोने को हल्के से काटते हुए कहा। एक क्षण में उसने अपने होंठ छोड़ दिए और उसका चेहरा फिर से शांत हो गया। आइए सबसे पहले एक बेचैन शिष्या बाय लियान को खोजें। एन लैन भंवर की ओर उड़ गया, उसका इरादा सीधे उसमें घुसने का था। लेकिन एक चमत्कारी दृश्य सामने आया। वह सीधे भंवर से होकर गुजरी, और जब उसे होश आया तो वह यंगजोउ के दूसरी ओर पहुंच चुकी थी। यहां समय और स्थान अव्यवस्थित है। एन लैन ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला। अगर बस इतना ही है तो बस। उसे और भी ज्यादा बेचैनी इस बात से होती है कि अपने मौजूदा साधनों से वह किसी भी तरह से अंदर नहीं जा सकती। बाय लियान अंदर कैसे आया? कौन? एन लैन अचानक गुर्राए और उसने अपनी नजर बाईं ओर पड़े काले स्प्रे पर घुमाई।
लहरें उठी और एक हाथ में बदल गईं जो पिघलता हुआ प्रतीत हो रहा था और उसकी ओर उड़ रहा था। इस समय ऐसा लगता है जैसे पूरा आकाश अनंत रात्रि में डूब गया हो। सभी दिशाओं से एक पागल और भयानक आभा उमड़ पड़ी। एक क्षण के लिए एन लैन का दिल रुक गया। कुछ गड़बड़ है। वह मूल रूप से इसे सीधे अपने हाथों से लेना चाहती थी, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में उसने फिर भी त्यानजुन का भाला निकाल लिया। जिफा जुआनजिया डबल दाओ। झरने जैसी सफेद रोशनी उस हाथ को घेरे हुए थी। नंगी आंखों से भी हाथ की आगे की गति कम होती दिखाई देने लगी, और अंततः बंदूक की रोशनी की अंतहीन लहर के नीचे उसका समर्थन समाप्त हो गया, और वह धड़ाम से काले समुद्र में गिर गया। खड़खड़ाहट। एक सांस से भी कम समय में एन लैन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हजारों मील के दायरे वाला समुद्र खोखला हो गया था। उसके पैरों के नीचे एक विशाल अर्धगोलाकार गड्ढा है। ऐसा लगता है कि यहाँ कभी धाराएं और समुद्री जीवन मौजूद ही नहीं थे। अगर उसने अभी इसे अपने हाथों से जोर से लिया तो एन लैन को यकीन नहीं था कि उसका हाथ अभी भी वहां है या नहीं। अगले ही क्षण उसने पाया कि जिस हाथ को उसने नीचे गिराया था वह फिर से ऊपर की ओर उड़ गया, इतनी तेजी से कि वह प्रतिक्रिया करने से पहले ही भाग गई। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। एन लैन के हाथ में एक बंदूक थी जो उसकी बंदूक से कई सिर ऊंची थी, और वह काफी देर तक चुप रही। उसने शुरू में सोचा था कि उसकी शक्ति इस दुनिया में स्वतंत्र रूप से चल सकती है, लेकिन जितना अधिक उसने खुदाई की उतना ही वह भयभीत हो गई। यदि उस हाथ का शरीर यहाँ है तो क्या वह सचमुच उसे हरा सकती है? एन लैन को पता नहीं था, लेकिन वह भी नहीं गई, क्योंकि बायलियान अंदर थी। एक बार वह चली गई तो बायलियान के पास जीवित रहने का कोई कारण नहीं होगा यदि बाहर आने पर उसे वह हाथ मिल जाए। कड़ी मेहनत के 14 अंक। बायलियान की नजर मिशन के विकल्पों पर पड़ी। इस अवधि के दौरान उसने बहुत सारे कार्य किए हैं और लगातार कई बार डबल इन और चंद्रमा विधि का अभ्यास किया है, और उसकी साधना का आधार बहुत बढ़ गया है। 14 अंकों की कड़ी मेहनत से उत्पन्न जोखिम अब उसके जीवन को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि दूसरी जूनियर बहन वहां नहीं है तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर घुस जाएगी। यदि वह थोड़ी सावधानी बरते तो वह बिना किसी मेहनत के 14 अंक अर्जित कर सकती है। इससे अधिक आरामदायक कुछ भी पाना कठिन है। पर अब बायलियान ने दूसरी जूनियर बहन को झिझकते हुए देखा। जियो जिनसे ने चिंतित होकर कहा, वरिष्ठ बहन, क्या मैं आपको रोक रहा हूं? नहीं। बायलियान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। हालांकि दूसरी कनिष्ठ बहन आग से खेल रही है और उसका हथियार 2 हाथों वाली तलवार है, उसे सभी कनिष्ठ बहनों में सबसे नाजुक कहा जा सकता है। उसे अपना आत्मविश्वास वापस दिलाना और उसे इस शक्तिहीनता के सदमे से बाहर निकालना मुश्किल था। इस समय बायलियान जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा कुछ नहीं करना चाहती थी। हमें आगे बढ़ना होगा। बायलियान ने जोर से पलकें झपकाईं। 4 शब्द, रिक्त क्षेत्र, ने उसके दिल को मजबूती से जकड़ लिया। उसे चिंता थी कि एक बार गांव से गुजरने के बाद वह इस दुकान से फिर कभी नहीं मिलेगी। जूनियर बहन। बायलियान गंभीर दिख रही थी। मैं यहां हूं। जियो जिनसे ने बायलियान को घबराहट से देखा। बायलियान ने कहा, मुझे चिंता है कि इस बार आप खुद को साबित नहीं कर पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। इतने बड़े बदलाव के बाद मुझे नहीं पता कि जिजियान पवेलियन अभी भी मौजूद है या नहीं। पुकारना। जियो जिनसे ने राहत की सांस ली। ये पता चला कि सीनियर सिस्टर बाय इस बारे में चिंतित थी। वह हल्के से मुस्कुराए, कोई बात नहीं। वास्तव में अब उसे 10 साल के समझौते की कोई परवाह नहीं थी। भले ही वह अंत में जियांगे को नहलाने वाले को न देख पाए, फिर भी उसे कोई परेशानी नहीं हुई। उसे तो सीनियर सिस्टर बाय की परवाह थी, और उसे इस बात की परवाह थी कि वह सीनियर सिस्टर बाय के साथ अकेले बाहर जा सके। इस पल, जब तक 2 लोग साथ साथ चलें, तब तक काफी है। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। बायलियान ने पहला कार्य चुना। उसने दूसरी छोटी बहन का हाथ थाम लिया और दोनों सीधे युनशान की ओर उड़ चली। बायलियान को थोड़ी राहत इस बात से मिली कि युनशान में प्रवेश करने तक उसे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि रास्ते में उसे कोई जीवित व्यक्ति नहीं दिखा, लेकिन उसे कोई मृत व्यक्ति भी नहीं दिखा। शाओक्विंग। घने जंगल से गुजरने के बाद बायलियान अंततः जिजियान मंडप में आ गया। उसे आश्चर्य हुआ कि यहाँ अत्यंत शांति थी, और पर्वतीय द्वार के सामने अभी भी शिष्य ड्यूटी पर खड़े थे, मानो आकाश में होने वाले सभी अजीब परिवर्तन केवल भ्रम थे। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हाट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार। अध्याय 1055। बायलियान रुक गया।
उसे अभी भी याद है कि द्वितीय जूनियर सिस्टर ने यहाँ जीजियांग द्वारा भेजे गए लोगों को हराया था, और फिर यूनशान में कई संप्रदायों द्वारा घेर लिया गया था। 10 साल तक बहता पानी। नाटक के अंदर और बाहर पुनर्जन्म इस क्षण में जुड़ता है। बाय लियान को ऐसा लग रहा था जैसे उसके कानों में भाग्य की घंटी बज रही हो। मैं तुम्हारे लिए घंटी बजाऊंगा। उसने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए दूसरी छोटी बहन से कहा। अगले ही पल कब 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 घंटी की आवाज सुनकर पहाड़ी पक्षी चौंक गया। जियो जिनसे की आंखें चमक उठी। इस समय उसकी तलवार म्यान से बाहर थी। बड़ी बहन, आपकी तलवार बनाने से पहले मैं अपनी तलवार बनाऊंगा। अध्याय 3 10 वर्ष की वाचा। शांत रात्रि में अचानक घंटी बजने से कई लोगों के स्पष्ट स्वप्न भंग हो गए। और घंटी बजते ही अंधेरी रात में अचानक एक भयंकर आग भड़क उठी। ऐसा ना करें। वास्तव में यदि आप ध्यान से देखें तो यह आग नहीं, बल्कि आग में लिपटा हुआ एक व्यक्ति है। पहाड़ के द्वार की रखवाली कर रहे 2 युवा शिष्यों ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपनी आंखों पर केंद्रित किया, और तभी वे चमकदार लाल प्रकाश को भेद पाए और अग्नि के प्रकाश में देव पुरुष को स्पष्ट रूप से देख पाए। शायद उस वीर विचित्र लड़की को गॉडमैन कहना अधिक उचित होगा। उसने गहरे लाल रंग की ऊंची एड़ी की जूतियां पहन रखी थीं, और उसकी पिंडलियों पर आग की तितलियों जैसी खूबसूरत गांठें बंधी हुई थीं। काले अर्ध पारदर्शी रेशमी चड्डी के नीचे लिपटे पैर मजबूत हैं, और अब वे हल्के से एक नर्म लाल प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं। कसकर फिट किया गया टॉप उसकी उत्कृष्ट आकृति को दिखा रहा था, लेकिन आग की लपटों के नीचे ये चौंकाने वाले लाल रंग में बदल गया। कहने का तात्पर्य यह है कि कपड़ों पर काले और सुनहरे अलंकरण ने उसे थोड़ा मानवीय वातावरण दिया, अन्यथा द्वारपाल शिष्य वास्तव में सोचता कि उसने अपने सपने में अग्नि देवता को देखा था। लेकिन यह वास्तव में एक स्वप्न जैसा दृश्य है। हर बार जब वह अजीब लड़की एक कदम आगे बढ़ती, तो उसके शरीर पर लपटे लाल लहरों की तरह नाचती। यदि आसपास के तापमान में अचानक वृद्धि न हुई होती, तो उन्हें शायद ऐसा लगता कि वे खिले हुए फूलों के समुद्र में गिर गए हैं। ये किसी भी तरह से फूलों का समुद्र नहीं है, बल्कि यह एक लावा नरक की तरह है जो उभरने वाला है। क्योंकि लड़की के हाथ में तलवार है, एक हथेली चौड़ी है, और आग की लपटों के नीचे ये फीनिक्स के पंख के साथ एक तलवार की तरह दिखता है। कौन आ रहा है? दोनों द्वारपाल अब चेतन रूप से एक कदम पीछे हट गए। उन्होंने अपने हाथों में तलवारें लेकर तेजी से प्रहार किया और धातु और लोहे की खनकती आवाज के बीच उस अजीब लड़की का रास्ता रोक दिया। यद्यपि लड़की से निकलने वाली राजसी आभा उनके सिर पर नहीं पड़ी, फिर भी उनकी पिंडलियां लगातार कांप रही थीं। अजय, लेकिन जब उन्होंने संप्रदाय में हाल ही में हुए बदलावों के बारे में सोचा, तो उनमें भागने की हिम्मत नहीं हुई। अब आगे बढ़ना खतरनाक है और पीछे हटना भी खतरनाक है। चूंकि ये दुविधा है, इसलिए यहीं खड़े रहना बेहतर है, कम से कम वफादार और नेक दिखने के लिए। सौभाग्य से मेरे साथ मेरे साथी भी हैं, और वे एक दूसरे की तलवारें पकड़े हुए हैं, इसलिए वे जमीन पर नहीं गिरेंगे क्योंकि उनके पैर कमजोर हैं। थप्पड़। लड़की ने एक आखिरी कदम उठाया और नीले पत्थर की पटिया पर रुक गई। आश्चर्य की बात यह है कि यद्यपि लपटें भयंकर रूप से जल रही थीं, फिर भी उनका आसपास के वातावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब घंटी बजी तो ऐसा लगा जैसे दुनिया में फिर से सन्नाटा छा गया हो। जियो जिनसे ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, और उसकी नजर पहाड़ी द्वार पर उत्कीर्ण 3 प्राचीन अक्षरों पर पड़ी। जियान मंडप। यद्यपि वे बहुत करीब थे, फिर भी उससे ऐसा महसूस हो रहा था कि सब कुछ बहुत दूर है। यह एक स्वप्न और भ्रम जैसा है। वह अभी 20 वर्ष की ही थी और 5 वर्षों के इंतजार ने उसके जीवन का लगभग 1/4 हिस्सा ले लिया था। आपके जीवन में कितने 5 वर्ष है? हालांकि जियो जिनसे का जीवन अब पहले से ही लंबा हो चुका है, फिर भी वह अपने द्वारा बिताए गए हर दिन की परवाह करती है, जिसने वर्षों के प्रभाव का अनुभव नहीं किया है। सीनियर सिस्टर बाई के साथ उस दिन की मुलाकात के बिना, वह या तो एक गुलाम बन जाती जो दुष्ट साधकों के हाथों में पड़ जाती, या फिर वह किसी निर्जन घाटी में आत्महत्या कर लेती। ये वरिष्ठ बहन बाई ही थी जो उनके लिए प्रकाश लेकर आई। ये सीनियर सिस्टर बाई ही थी जिन्होंने अपने पहले से ही टूटे हुए जीवन पथ के लिए नदी पर एक पुल का निर्माण किया। ये सीनियर सिस्टर बाई ही थी जिन्होंने उन्हें अपनी इच्छानुसार रास्ता चुनने की स्वतंत्रता दी। अब उन एकाकी दिनों में जो कुछ खोया था उसे वापस पाने का समय आ गया है। जियो जिनसे ने सीधे दरवाजे की रखवाली कर रहे शिष्य की ओर देखा। कृपया गुइगे के उत्तराधिकारी झाओशुओ को बताएं कि जियो जिनसे समय से पहले नियुक्ति के लिए आ गए हैं। एक क्षण में चूक्सू तलवार की लपटें चमक उठी और लाल आग के स्तंभ की तरह सीधे आकाश में चली गईं। जियो जिनसे की आवाज में कोई घृणा नहीं थी, इसे काफी शांत भी कहा जा सकता था,
लेकिन इस मुद्रा ने अभी भी 2 द्वारपालों को दबा दिया। ये राज्य का दमन है। इसकी गति और भी अधिक तीव्र है। उनमें से एक लड़खड़ाते हुए बोला, झाओ भाई झाओ। हेलो राज्य से वापस आने के बाद उसके टूटे हुए दिल की वजह से उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। इस परी, तुम उससे अभी ढूंढना चाहते हो, हम सचमुच कुछ नहीं कर सकते। जब उसने ये कहा तो उसका शरीर कांपता रहा, इस डर से कि अगर वह उससे असहमत हुआ तो जियो जिनसे उसे मार डालेगा। हालांकि दूसरे व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया भी बहुत अच्छी नहीं थी। जियो जिनसे ने कुछ नहीं कहा। उसने इन 2 लोगों में अपने अतीत को स्पष्ट रूप से देखा। अपने पिता की मृत्यु के बाद की अवधि में उसने जियाओ परिवार में अपनी शरण पूरी तरह से खो दी। बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए वह उन शक्तिशाली पुरुषों से मिलने पर सावधानी से रहती थी जो कभी भी उसकी जान ले सकते थे। अगर उसने उस रात आसमान में उल्कापिंड गिरते नहीं देखा होता तो वह कभी भी सीनियर सिस्टर बाय का इंतजार नहीं कर पाती। शायद यही जीवन है। जियो जिनसे को हमेशा ऐसा लगता था कि अंधेरे में कोई हाथ है जिसने जबरन उसके जीवन की दिशा बदल दी है। वह इस कठिन परिश्रम से अर्जित उपलब्धि को संजोकर रखती है। चूंकि झाओ शुओ से संपर्क नहीं हो सकता तो सीधे गुइगे के मालिक को बताए। द्वारपाल शिष्य, जिसने अभी उत्तर दिया था, तुरंत बोला, मैं अभी जाता हूं, परी कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। इससे पहले कि वह मुड़ पाता, उसका साथी चिल्लाया, मुझे याद आया। ठीक है, मुझे कुछ याद आया। उसके साथी की आंखें तांबे की घंटियों जितनी बड़ी थीं, जो जियाओ जिनसे के कांपते हुए दाहिने हाथ की ओर इशारा कर रही थी। आप दुक्सियानमेन से जियाओ जिनसे हैं, बाय लियांग की दूसरी छोटी बहन। आपने हैनिंग शहर में वरिष्ठ भाई झाओ का दाव दिल तोड़ दिया और 10 साल का समझौता किया। क्या? द्वारपाल शिष्य जो बोल रहा था, वह अचंभित रह गया। वह जियो जिनसे का नाम याद नहीं रख पा रहा होगा, लेकिन उसके लिए बाय लियान की दूसरी छोटी बहन को याद न रख पाना असंभव है। वह वास्तव में जियो जिनसे और जीजियांग के बीच के मामले के बारे में ज्यादा नहीं जानता है। आखिरकार, ये संप्रदाय की कुरूपता भी है। वह केवल इतना जानता था कि उस समय जियो जिनसे को तलवार चलाने वाले के रूप में चुना गया था, लेकिन बाद में उसकी खराब योग्यता के कारण उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया था। कम योग्यता कोई मजाक नहीं। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1056। बाय लियान के प्रशिक्षण के तहत उसकी दूसरी छोटी बहन ने शुरू से ही ब्लड हैंड रैंटू का सुंदर नाम अर्जित किया है। जहां तक जीजियांग में उन तलवार चलाने वालों का सवाल है जो लगभग उसकी ही उम्र के हैं, उनमें से सबसे शक्तिशाली लोगों ने अभी अभी नवजात आत्मा चरण को पार किया है। विपत्ति आ रही है। मैं तुरंत पवेलियन मास्टर को रिपोर्ट करूंगा। द्वारपाल ने अपनी तलवार फेंक दी और घबराकर पहाड़ पर भाग गया। लेकिन उनकी यात्रा कभी नहीं हुई। घंटी की कर्कश ध्वनि ने पहले ही जीजियांग के वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। आसमान में एक चमकदार नीली रोशनी चमक उठी और तुरंत ही बड़े चौकोर कानों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी आसमान से नीचे उतरा। यहां शोर मचाने की हिम्मत कौन करता है? उसने बुरी नजर से जियाओ जिनसे को देखा। दोनों रक्षक शिष्यों ने तुरंत उसे घेर लिया, मानो उन्हें रीढ़ की हड्डी मिल गई हो। बड़े क्यू, बात ऐसी है। कुछ स्पष्टीकरण के बाद एल्डर क्यू की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। उसने जियो जिनसे को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके शांत चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस मामले को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया हो। अगर मुझे सही से याद है तो आपने और झाओ शुओ ने 10 साल का अनुबंध किया था। जियो जिनसे की आवाज सपाट थी, आपको 10 साल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। दोनों पक्षों के लिए अभी शिकायतों का निपटारा करना अच्छा है। ओह, एल्डर क्यू ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, जियो जियानजी का मतलब है कि 10 साल में आप जिजियान मंडप पर लगातार दबाव बना पाएंगे। जियो जिनसे गति से अभिभूत नहीं थी, उसके शरीर पर लपटें और भी भयंकर रूप से जल रही थी। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं। सचमुच उसमें कोई अहंकार नहीं है। किंगलुआन की ज्वाला के साथ विलय के बाद उसके शरीर में पवित्र आत्मा की जड़ ने एक बहुत ही विशेष परिवर्तन की शुरुआत की। मूलतः उसकी आध्यात्मिक जड़ अग्नि प्रकार की वासनाओं को भस्म करके विकसित हो सकती थी, लेकिन अब भले ही वह कुछ भी न करे, उसकी आध्यात्मिक जड़ अपने आप को पोषित करने के लिए अग्नि गुण स्वर्ग और पृथ्वी आभा को अवशोषित कर सकती है। यद्यपि यह प्रक्रिया तेज नहीं थी, लेकिन यह उसे लंबे समय के बाद सीधे परिलोक में धकेलने के लिए पर्याप्त थी और उसकी आध्यात्मिक जड़ को दुनिया में एक दुर्लभ परी जड़ के रूप में बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त थी। जियान को धोल लें। सबसे मजबूत केवल सम्लन चरण में एक जोगमिन है। वास्तव में उसे प्रतिद्वंद्वी कहना मुश्किल है। हालांकि वह आत्मविश्वासी है लेकिन अहंकारी नहीं है, और वह दूसरों को धमकाना नहीं चाहती।
अन्यथा जब भी डू जियानमेन सामने आती, वह सीधे उसका नाम बता देती। वह आज यहाँ सिर्फ दुनिया को ये बताने आई है कि वह अतीत में जो कुछ भी खो चुकी है, उसे अपने हाथों से वापस लेगी। जियो जिनसे की बात सुनकर एल्डर क्यू जोर से हंस पड़े। तुम देवता बनने की अवस्था में हो, और तुम अकेले ही तलवार मंडप में घुसने की हिम्मत कर रहे हो। क्या मैं कहूं कि तुम में हिम्मत है, या कहूं कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? जियो जिनसे ने अपनी तलवार उसके सामने रखी। तुम आकर कोशिश कर सकते हो। ये गति कुछ कुछ हेनलैन जैसी है। ईश्वर परिवर्तन काल। इस समय दोनों रक्षक शिष्य फिर से चिल्लाए। उनकी आंखों में खुला भय था। 5 साल एक बेकार पदार्थ से, जिसे उगाया नहीं जा सकता, भगवान बनने की अवस्था तक। ये प्रतिभा भी 4 प्रमुख संप्रदायों में शामिल शीर्ष प्रतिभाओं में से एक है। ठीक है, युवा पीढ़ी बहुत बढ़िया है। एल्डर क्यू ने खुशी से तालियां बजाईं। जैसे ही वह तालियां बजा रहा था, झिझियांगे से कई लोग देखने के लिए पहाड़ से नीचे उतर आए। लेकिन एल्डर क्यू जोर से हंसे। जियांग अब वह नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। वह रुक गया। उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो पत्थर की सीढ़ियों पर खड़ा था और नीचे जियाओ जिनसे को देख रहा था। डू जियानमेन बहुत शक्तिशाली है और बाय लियान भी बहुत शक्तिशाली है। लेकिन महाराज, समय बदल गया है। ऐसा कहा जाता है कि आत्मविश्वास ताकत से आता है, और अब वह और जीजियांग बहुत शक्तिशाली है। भले ही बाय लियान अचानक मेरे सामने आ जाए, भले ही 10 बाय लियान अचानक मेरे सामने आ जाएं, मुझे जरा भी डर नहीं लगेगा। जहां तक तुम्हारा सवाल है, एक साधारण जीव जिनसे, जिसकी ताकत मुश्किल से देवताओं को बदलने के स्तर तक बढ़ी है, परेशानी पैदा करने के लिए झिझियांग में आने की हिम्मत कैसे करता है? आह, कितना बड़ा मजाक है। एल्डर क्यू ने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली आगे बढ़ाई, हंसे और उसे हिलाया। ये सचमुच आत्मनियंत्रण से परे है। दुनिया को ये कहने से बचाने के लिए कि मैं बड़े के साथ छोटे को धमकाता हूं और सम्राट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता हूं, मैं झाओ शुओ को, जिसने उस दिन हेनिंग शहर में तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ी थी, फिर से तुम्हारे साथ लड़ने दूंगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद एल्डर क्यूई मुड़े। चेंग जी, जाओ मंडप मास्टर को ढूंढो और उससे कहो कि वह झाओ शुओ को सूचित करे कि वह बाहर आकर इस गंदगी को साफ कर दे। चेंग जी नामक अमर साधक निश्चल खड़ा रहा, मानो उसने उसे सुना ही न हो। बुजुर्ग क्यूई ने भौहें चढ़ाई। आपने महत्वपूर्ण क्षण पर चेन कैसे खो दी? उसने गुस्से से डांटा। चेंगे। चेंगे अभी भी नहीं हिला, लेकिन कांपते होठों से जवाब दिया, एल्डर क्यूई, 10 अंत में आप क्या कहना चाहते हैं? चेंग जी की हरकतों से एल्डर क्यूई भी जियो जिनसे की तरह ही क्रोधित थे। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। चेंगे के पास खड़े लोगों ने भी चेंगे के समान ही प्रतिक्रिया व्यक्त की, और वे सभी अचंभित होकर उसके पीछे देखने लगे। लानत है सामान। जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं कानून प्रवर्तन अधिकारियों को इन अंधे शिष्यों के साथ सख्ती से पेश आने दूंगा। एल्डर क्यूई ने पीछे मुड़कर गाली दी। इस मोड़ पर वह हक्का बक्का रह गया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या बकवास है। बाय लियान, जिसे अभी अभी उसने ताना मारा था, भावशून्य होकर उसके सामने खड़ी थी। एल्डर क्यू को और भी अस्वीकार्य बनाने वाली बात यह है कि नीमा के पास 1 से अधिक बाय लियान है। 1 2 3 कुल 10 बाय लियान जो बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, उन्हें अर्ध घेरने वाली मुद्रा में घेरे हुए थे। वे सभी प्राचीन शैली की लंबी स्कर्ट पहने हुए थे, जिसका मुख्य रंग बर्फीला नीला था, और जब वे वहां खड़े थे तो वे 10 हिमखंडों से अलग नहीं थे। आप। एल्डर क्यू का चेहरा जम गया। ऐसा ना करें। क्या ये सिर्फ 10 दया नहीं है, वह इसे बर्दाश्त कर सकता है। एल्डर क्यू ने अपना दाहिना हाथ दिखाया और बहुत गुस्से से कहा, बाय लियान, घमंडी मत बनो। उद्धरण चिन्ह। अच्छा लड़का। चाहे वह बाय लियान हो, जियो जिन से हो, या जीजियांगे के लोग हो, वे सभी एल्डर क्यूई की आभा से अभिभूत थे। वास्तव में बाय लियान पहले तो इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहती थी। वह दूसरी जूनियर बहन को मंच देना चाहती थी, लेकिन मामले का विकास उसकी उम्मीद से पूरी तरह परे था। वह इसलिए क्रोधित नहीं थी क्योंकि एल्डर क्यू ने उसका मजाक उड़ाया था। वास्तव में नहीं, बस थोड़ा सा है। उसे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि झाओ शुओ का दाव दिल स्पष्ट रूप से टूट गया था। ये फिर से सामान्य कैसे हो सकता है? सामान्य परिस्थितियों में जीजियांग की ताकत के साथ ऐसा करना असंभव है। यंगजोउ में हुए अजीब बदलावों के बारे में सोचकर बाय लियान अब और शांत नहीं बैठ सकती थी। जियांगे को धोने वाले व्यक्ति को कुछ पता होना चाहिए। आत्मा की सीधे खोज कैसे की जाए? ये सोचते हुए बाय लियान ने अचानक उसके सामने कार्य विकल्प रख दिए। इस अध्याय का अंत। TOC
ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हाट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1057। कार्य 1, बुजुर्गों की आत्मा की खोज करें और यंगजोओं के उत्परिवर्तन के रहस्यों का पता लगाएं, पूरा होने पर इनाम, एकाग्रता जोड़ 20। कार्य 2, एल्डर क्यूई की आत्मा की खोज छोड़ दें, पूरा करने पर इनाम, साधारण जेड हैपिन। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस कार्य पुरस्कार ने बाय लियान को बेवकूफ बना दिया। आत्माओं की खोज करना एक अनैतिक कार्य है, लेकिन वह मूलतः एक अनैतिक व्यक्ति थी। लेकिन इस 20 बिंदु एकाग्रता के साथ क्या हो रहा है? अरे, ये जोखिम उसे कई बार मारने के लिए पर्याप्त था। बाय लियान समझ नहीं सका। दूसरे कार्य के पुरस्कार और भी अजीब हैं। साधारण पन्ना जेड हैपिन सिस्टम जागृति समय कम नहीं है, लेकिन ये पहली बार है जब उसने ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां कार्य इनाम नश्वर द्वारा उपयोग किए जाने वाले साधारण गहने हैं। उसके सिर पर एक हेयरपिन भी है, लेकिन यह एक नाजुक और सुंदर तितली सफेद जेड हेयरपिन है। उलझन में बाय लियान ने ईमानदारी से कार्य 2 को चुना। जू को लंबे समय तक बाय लियान से कोई जवाब नहीं मिला। एल्डर क्यूई ने फिर कहा, बाय लियान, ये सच है कि आप कभी अमर सम्राट थे, लेकिन वह अतीत था, और अब आप पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। आपके पास केवल एक प्रतिष्ठा है, और आप लंबे समय से अजेय होने में असमर्थ हैं। दुनिया में। बाय लियान एक क्षण के लिए हिचकिचाया या सिर हिलाया। अंतिम वाक्य अभी भी सही है, वह वास्तव में अजेय नहीं हो सकती। एल्डर क्यू ने फिर बाय लियान की ओर इशारा करते हुए कहा, पहले मेरे मन में द्वेष था, लेकिन अब मेरे मन में आक्रोश है। एक एल्डर होने के नाते मेरे लिए जूनियर्स के बीच की शिकायतों में दखल देना असुविधाजनक है। खैर, चूंकि ये जूनियर्स हिलना नहीं चाहते, इसलिए मैं झाओ शुओ को खुद बुलाता हूँ। बाय लियान, अगर तुम में हिम्मत है तो यही रुको और अपनी जूनियर बहन के साथ भाग जाओ, बिना किसी वजह के मुझे तुम्हें नीचा दिखाने दो। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान का सिर प्रश्न चिन्हों से भरा था। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा हूं? उसने अभी अपना मुंह खोला ही था कि एल्डर क्यू बहुत तेज गति से झिझियांग पर्वत की ओर उड़ चला। केवल झिझियांगे शिष्यों का एक समूह जो एक दूसरे को निराशा से देख रहा था और जियो जिनसे जो लंबे समय तक चिल्लाने के बाद भी जल रहा था, बचे थे। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान को संदेह था कि क्लेश पारलौकिकता चरण में साधारण अमर साधक भी एल्डर क्यूई की तरह तेजी से विस्फोट नहीं कर सकते। लेकिन उसका शरीर आगे बढ़ा और उसने दूसरी जूनियर बहन के कंधे को थपथपाया। चिंता मत करो, वे देर सवेर बाहर आ जाएंगे। ठीक है। जियो जिनसे ने सिर हिलाया। उसने इस दौरान बस अपनी सांस को समायोजित किया। बाय लियान ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो केवल पिछले कार्य द्वारा पुरस्कृत कड़ी मेहनत के 14 अंकों के बारे में सोच सकती थी। निश्चित रूप से हर कोई उसके जितना कठोर नहीं है। यूनशान की गहराई में। एल्डर क्यूई जल्दी से मुख्य मंडप में भाग गया। बाय लियान यहाँ है। एक शब्द बोलते ही मुख्य मंडप में बैठे लोग एक के बाद एक खड़े हो गए। वहां जीजियागे के लोग हैं, अन्य संप्रदायों के लोग हैं, और कुछ बदसूरत चेहरे हैं जो पूरी तरह से अमानवीय हैं। बाय लियान और जियो जिनसे ने ज्यादा देर तक इंतजार नहीं किया। लगभग आधा घंटा बीत गया। घुमावदार पत्थर की सीढ़ियों पर अचानक हजारों काले धागे, जो सुतली की तरह पतले थे, प्रकट हो गए। वे काले धागे आपस में उलझे हुए हैं और एक तेज बहती धारा की तरह नीचे तक जा रहे हैं। आ रहा। मुझे नहीं पता कि पहले कौन चिल्लाया। जो शिष्य जीजियांग में कांप रहे थे वे एक के बाद एक हट गए। बाय लियान आगे बढ़ी और अपने पीछे बैठी दूसरी छोटी बहन को रोक दिया। यह उभरती हुई शक्ति उसके लिए बहुत शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन इससे एक ऐसी आभा प्रकट हुई जिससे उसे परिचित और घृणित दोनों महसूस हुए। परिचितता की बात करें तो हाँ, उस दिन जब उसने नदी के किनारे सी यूनशांग की कमियों को पूरा किया, तो सी यूनशांग पर स्वर्गीय जादू का वैसा ही प्रभाव पड़ा। बात सिर्फ इतनी है कि स्वर्गीय जादुई अभिशाप की तुलना में अब मैं जो सांस सूंघता हूं वह बहुत अधिक मजबूत है। तो क्या ये सब अलौकिक राक्षसों के कारण हुआ है? सबसे पहले ये दानव संप्रदाय के साथ एकजुट हुआ, फिर ताइक्सुआन ताओवादी संप्रदाय पर छापा मारा, और अब ये यंगझोउ में योजना बना रहा है। वे वास्तव में क्या मांग रहे हैं? बहुत समय पहले, जब राजा डैमिंग रहते थे, उस समय क्षेत्र के बाहर से आए राक्षस दुनिया पर कहर बरपा रहे थे। बात सिर्फ इतनी है कि चूंकि समय बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए अब इससे संबंधित कोई शोध दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। पास में कुछ सांसों के बाद काली छाया अंततः पहाड़ी द्वार पर प्रकट हुई। झाओ शुओ। बाय लियान की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसे भारी बारिश में दूसरी जूनियर बहन से हारने के बाद झाओ शुओ की ग्रे आंखें याद आईं। समय सचमुच बदल गया है।
टूटे हुए दाव हृदय वाले व्यक्ति का इस तरह से पुनर्जन्म हुआ। झाओ शुओ बाय लियान और जियो जिनसे के सामने शांति से खड़ा था। जियो जिनसे की तरह उसके चारों ओर काली धुंध फैल गई, और धुंध का किनारा गहरे बैंगनी रंग की चमक से लिपटा हुआ था, जैसे त्यानयुवान से पैदा हुआ एक राक्षस। तब वो हंसा। हेनिंग शहर छोड़े हुए हमें 4 साल से अधिक समय हो गया है। 4 साल से अधिक। जियो जिनसे बाय लियान के पीछे से बाहर आया। झाओ शुओ ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, उस समय मैं बहुत कमजोर था और मेरे पास कोई साधना आधार नहीं था। जियाओ जिनसे ने सिर हिलाया। मैं भी। झाओ शुओ ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने अचानक अपनी बाहें खोल दी, मानो वह अपने शरीर पर छाई काली धुंध को गले लगा रहा हो, और ऐसा लग रहा था जैसे वह तारों भरे आकाश को भी गले लगा रहा हो जो रसातल की तरह काला था। उसका चेहरा नशे और खुशी से भरा हुआ था। अब सब कुछ अलग है, मुझे दानव सम्राट से उपहार मिला है, ये शक्ति। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, बहुत शक्तिशाली। धमाका। झटके की आवाज के बीच झाओ शुओ के पीछे एक विशाल राक्षस आकृति प्रकट हुई। इस बल से प्रेरित होकर जियो जिनसे की लड़ाई की भावना भी अभूतपूर्व रूप से मजबूत थी। उसने आग में लिपटी तलवार निकाली और झाओ शुओ की ओर इशारा किया। मैं अपनी ताकत के बल पर जिजियान मंडप के मुख्य मंडप तक चलूंगा, और आप इस रास्ते पर बस पहली बाधा है। 10 साल का समझौता, 10 साल की तलवार को धार देने की प्रक्रिया। उस समय के दर्द के बारे में सोचते हुए अब तलवार से धूल झाड़ने का समय आ गया है। उस दिन आसमान में टूटता हुआ तारा चमक रहा था। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे द्वारा प्रज्वलित जीवन की आग मेरे हृदय में कितनी तीव्रता से जल रही है। सबकी निगाहों के सामने जियो जिनसे बिना रुके झाओ शुओ की ओर दौड़ा। बाय लियान और उसकी क्लोन तुरंत पीछे हट गई, और मंच पूरी तरह से द्वितीय जूनियर सिस्टर को सौंप दिया। तुम कर सकते हो। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, बहन। बड़ी तलवार गिर गई। आग का क्षेत्र बवंडर की तरह फैल गया। तब बारिश। यूनशान में भारी बारिश हो रही है। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1058। अध्याय 4 स्वर्ग का मार्ग, निर्वाण की अग्नि। 5.5 के। झाओ शुओ ने एक बार सोचा था कि जीजियांग में तलवारें चलाने की विधि सभी समय की सबसे सुंदर साधना विधि थी। उसे केवल अपने शरीर और आत्मा को कदम दर कदम अभ्यास करने की आवश्यकता है, और जब समय आता है तो वह तलवार म्यान की सभी साधना को स्वीकार कर सकता है और एक पल में परिवर्तन के चरण को तोड़ सकता है। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि हेनिंग शहर में उसकी सारी पकड़ टूट जाएगी। तूफानी बारिश में अनगिनत लोगों की चौकस निगाहों के सामने उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जियो जिनसे को हरा नहीं सका। इस विशाल अंतर ने उसकी अनुभूति को पूरी तरह से उलट दिया। ये झाओ शुओ एक व्यंजन है। म्यान के बिना वह कुछ भी नहीं है। तलवार मंडप को धोना तो बस एक अपमान है। श्वांगवन के उपन्यास में राहगीरों के उपहासपूर्ण लहजे से मेल खाती और भी पंक्तियां हैं जो झाओ शुओ के दिमाग में उतरती हैं। जमीन पर लेटे लेटे उसने उन आंखों को देखा जो उपहास से भरी थी, और उसके दिल का अंधेरा असीम रूप से फैल गया। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता। एक साधारण जियो जिनसे, एक बेकार सामग्री जो एक नौकरानी को भी नहीं हरा सकती थी, जो केवल कपड़े धो सकती है और खाना बना सकती है क्योंकि वह अभ्यास नहीं कर सकती थी, उसे उससे हराया गया था जिसे केवल 1 वर्ष में जिजियांग द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। सही, उसके पास अभी भी एक म्यान है। यदि जू के लिए कोई कदम उठाना आसान नहीं होता, तो वह निश्चित रूप से एक ही तलवार से जियो जिनसे को मार डालने में सक्षम होता। जन्म के क्षण से ही म्यान में मौजूद हर चीज उसकी होने के लिए नियत थी। उसके द्वारा म्यान से जियो जिनसे को मारने और अपने हाथों से जियो जिनसे को मारने में कोई अंतर नहीं है। तथापि ये हास्यास्पद है। बाय लियान से हारने के बाद उसकी म्यान ने वास्तव में कहा कि वह अपना असली स्वरूप खोजना चाहता था। मैं अब म्यान नहीं रहा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस कारण से जुई ने अपनी किहाई डेंटियन को तलवार से छेद दिया। झाओ शुओ अविश्वास में था। यह आसान नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप इस तरह से अपनी दयालुता का बदला चुका सकते हैं? हास्यास्पद। आपकी जान जिजियांगे ने बचाई थी, और आपके पूरे शरीर में पवित्र आत्मा जिजियान कुंड का इस्तेमाल करके जिजियांगे का संचार किया गया था। इस शक्ति के बिना आप अनगिनत बार मर चुके होते। उस दिन उसने जो कुछ भी अनुभव किया और देखा वह झाओ शुओ के शरीर पर भारी पत्थर के समान था। अंततः अनगिनत बार टकराव के बाद वह अपनी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर बाहर आ गया। वह चुपचाप चिल्लाया। भीड़ को देखते हुए उसका दाव दिल टूट गया। एक बार जब दाव का दिल टूट जाता है तो व्यक्ति बेकार हो जाता है। सामान्य परिस्थितियों में यदि कोई उसकी अच्छी देखभाल भी करे तो भी वह अधिकतम कुछ दशकों तक ही जीवित रह सकता है।
सौभाग्यवश उनका मार्ग यही समाप्त नहीं होना चाहिए। 1 महीने पहले क्षेत्र के बाहर से स्वर्गीय राक्षस अचानक यंगझोउ पर उतर आए। उन्हें उस अनिर्दिष्ट व्यापार में सौदेबाजी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दानव सम्राट के उपहार के तहत उसका दाव हृदय पुनः संघनित हो गया। इतना ही नहीं, उसने एक ऐसी शक्ति भी प्राप्त की जो उसके द्वारा पहले अपनाए गए ताओवाद से बिल्कुल अलग है। ये शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वह परिवर्तन चरण में अमर साधकों को तुरंत टक्कर दे सकता है। म्यान, ये चीज म्यान की तुलना में उपयोग करने में बहुत आसान है। झाओ शुओ को यकीन था कि अगर वह जूई की साधना को विरासत में लेने में सफल भी हो जाता, तो भी वह उतना मजबूत नहीं होता जितना अब है। नर्क से वंडरलैंड तक उन्होंने यह अंतर केवल 1 महीने में पार कर लिया। यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसे बाय लियान, जो कभी अमर सम्राट था, हासिल नहीं कर सका। झाओ शुओ बेतहाशा हंसा और उसके पीछे की काली हवा नाच उठी। अब वह निडर है। बाय लियान बहुत शक्तिशाली है, लेकिन दानव सम्राट द्वारा प्रदर्शित विधियां बाय लियान से कहीं बेहतर है। आज उसके पास फिर से जियो जिनसे से हारने का कोई कारण नहीं है। शीजी आंख द्वारा बाहर निकाला गया कचरा अभी भी कचरा ही है, चाहे वे कितना भी संघर्ष करें। झाओ शुओ के शरीर से निकलने वाली काली ऊर्जा सीधे जियो जिनसे की दयान लिहुओ तलवार कला में चली गई। सभी दिशाओं में एकत्रित अग्नि ड्रैगन ज्वलंत लाल शतरंज की बिसात पर नृत्य कर रहे थे, और लहरदार भयानक दबाव ने दूर से खेल को देखते हुए जिजियागे के शिष्यों को कांपने पर मजबूर कर दिया। शायद एक छोटी सी चिंगारी उन सबको जला देगी, लेकिन अवरुद्ध किसी की आंखें चौड़ी हो गईं। काली हवा ने नाचते हुए अग्नि ड्रैगन को रोक दिया। अजगर दहाड़ा, लेकिन ये बेकार था। लंबी रात में झाओ शुओ ही ध्यान का केंद्र था। बारिश की बूंदे उसने एक शीतल पे दिया। परिणाम स्वरूप आसमान से भारी बारिश होने लगी, ठीक उसी तरह जैसे उस दिन हेनिंग शहर में हुई थी। लेकिन यह बारिश कोई साधारण बारिश नहीं है। यह आभा से घिरा हुआ है, और यह घनी राक्षसी आभा से भी घिरा हुआ है। एक बार छू लेने पर नाचता हुआ अग्नि ड्रैगन एक मजबूत एसिड की तरह जंग लगने लगता है। कुछ सांसों के बाद आग का अजगर फुसफुसाहट के बीच पूरी तरह से बुझ गया। बस इतना ही। झाओ शुओ ने अपने बनाए घेरे से बाहर कदम रखा। भारी बारिश से शुरुआत करते हुए वह जियो जिनसे को उस निराशा का पूरा अनुभव कराना चाहता था जो उसने पहले झेली थी। जहां तक बाय लियान का सवाल है, यह उसका काम नहीं है। यदि अलौकिक दिव्य राक्षस गंभीर हैं, तो 10 सफेद दया बेकार है। निस्संदेह यह उतना ही मुश्किल है जितना दिखता है। जियो जिनसे ने अंधेरी रात में अचानक होने वाली प्रकाश की वर्षा को चकमा दिया। एक असफल हमले से वह निराश नहीं हुई। वह तैयार थी जब उसने झाओ शुओ से निकलती आभा को महसूस किया। वह पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि उसका अंतिम लक्ष्य जिजियान पवेलियन पर चढ़ना है। यदि थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाए और वह निराश हो जाए, तो उसके पास अपने दिल में जमा क्रोध को बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं होगा। पिछले कुछ वर्षों में क्यूओंगमिंग पीक पर, हालांकि मैंने बड़े तूफानों का अनुभव नहीं किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। उन विकृत कनिष्ठ बहनों के आसपास होने के कारण वह एक क्षण के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं कर सकी, और उसने एक क्षण के लिए भी अपनी सतर्कता में ढील देने की हिम्मत नहीं की। इसलिए हालांकि उसने खेल में उतनी हत्याओं का अनुभव नहीं किया, फिर भी क्यूओंगमिंग के राक्षस कमरे ने उसे खेल में उसी अवधि से परे एक शक्तिशाली ताकत दी। झाओ शुओ को देखते हुए जो उसके करीब आ रहा था, जियो जिनसे ने उसके सामने बड़ी तलवार उठाई। उसने अपने बाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली को एक साथ लाकर फिरोजी रोशनी में लपेटा और मोटी तलवार को नीचे से ऊपर तक पहुंचा। ये जादुई जादू करने जैसा है। एक क्षण में पहले से ही लाल रंग की उड़ती बर्फ की तलवार और भी मोटी हो गई। ऐसा ना करें। यह कोई विस्तार नहीं है, बल्कि करीब से देखने पर यह वास्तव में प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति का एक विशाल प्रभामंडल है। जब प्रभामंडल की सांद्रता एक निश्चित सीमा तक एकत्रित हो गई, तो एक शांत गर्जना के साथ प्रकाश की अग्नि में लाल किरण हजारों मील दूर एक भाले की तरह असीम रात को भेदती हुई सीधे निकल गई। 8 उजाड़ ज्वाला ड्रैगन। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हाट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1059। जियो जिनसे के पास रखे पैरों के अंगूठे पर केंद्रित आग जैसी लाल रोशनी और हवा तेजी से फैल गई, तथा आसपास की सारी भूमि को 10 मील से अधिक दूरी तक अपनी चपेट में ले लिया। बाय लियान को छोड़कर जो शांत रही, जिजियांगे में सभी लोग जमीन पर गिर गए, और जो बदकिस्मत थे वे भी मामूली रूप से घायल हो गए। क्षेत्र असंभव। वह अभी तक समलन चरण तक नहीं पहुंची है। यह कोई क्षेत्र नहीं हो सकता।
भले ही यह कोई डोमेन न हो, पर वास्तव में ये बहुत पीछे नहीं है। ये दमनकारी शक्ति सामान्य आध्यात्मिक दबाव से भी आगे निकल गई है। संख्या साक्षर व्यक्ति का चेहरा पूरी तरह बदल गया। अमर साधक जो रूपांतरण करने वाले देवताओं की अवस्था के क्षेत्रों के समान विधियों का उपयोग कर सकते हैं, वे ऐसी प्रतिभाएं हैं जो 1 अरब में दुर्लभ हैं। पहले तो वे झाओ शुओ के बारे में बहुत आशावादी थे, जो एक राक्षस देवता की तरह था, लेकिन वर्तमान स्थिति ने उनके लिए अन्य विचार रखना मुश्किल बना दिया। यहाँ तक कि झाओ शुओ की अभिव्यक्ति भी बदल गई। ऐसा लगता है कि बाय लियान ने भी आपके साथ चालें चली हैं, जो कि मैं भी चाहता हूँ। जियो जिनसे ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे आशा थी कि सीनियर सिस्टर बाय उसके साथ छल करेगी। समस्या यह है कि सीनियर सिस्टर बाय अधिक से अधिक केवल उसका सिर छू सकती है या उसे गले लगा सकती है। यद्यपि इस स्तर की गर्मजोशी उसे बहुत कठिनाई से प्राप्त हुई है, फिर भी वह और अधिक पाने की लालसा रखती है। जैसे पतंगा आग का पीछा करता है। आकाश तलवार 1 2 3 रात से 49 लाल प्रिज्म उभरे। इससे पहले कि झाओ शुओ प्रतिक्रिया कर पाता, प्रिज्मीय स्तंभ ने एक ही समय में हजारों ज्वलंत तलवार क्यूई को बाहर निकाल दिया। तलवार क्यूई ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज थी, जो 8 विनाशकारी ज्वाला ड्रैगन डोमेन के हर इंच को कवर करती थी, और जियो जिनसे और झाओ शुओ को भी घेरती थी। अब युद्ध को नंगी आंखों से स्पष्ट रूप से देखना संभव नहीं है, लेकिन आसपास के वातावरण में हुए परिवर्तनों से युद्ध की क्रूरता को देखा जा सकता है। केवल 1 दर्जन सांसों के बाद, रिश्ती हुई सांस ने जीजियांग माउंटेन गेट के बाहरी हिस्से को एक अथाह शून्य में बदल दिया। बाय लियान, जो ये दृश्य देख रही थी, हर समय तनाव में थी। 14 अंक की कड़ी मेहनत उसे निराशाजनक स्थिति में धकेलने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन अगर उसकी लापरवाही के कारण दूसरी छोटी बहन की मृत्यु हो जाती है, तो वह जीवन भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी। खेल वापस खेल पर आ गया है। वास्तविकता को स्वयं को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। सौभाग्य से, वर्तमान स्थिति को देखते हुए, द्वितीय जूनियर सिस्टर का अभी भी ऊपरी हाथ है। आखिरकार, झाओ शुओ की शक्ति उसकी नहीं है। ये भी किंगलुआन के उपहार के कारण ही संभव हुआ। यदि किंगलुआन की ज्वाला का सम्मिलन न होता, तो दूसरी कनिष्ठ बहन की लिहुओ तलवार ऊर्जा को झाओ शुओ द्वारा इस हद तक नियंत्रित कर दिया जाता कि वह बिल्कुल भी प्रज्वलित नहीं हो पाती। जल्द या बाद में, झाओ शुओ हार जाएगा। बाय लियान ने पहाड़ की ओर देखा। रात बहुत अंधेरी थी, इतना गहरा कि यदि वह सहस्त्र भ्रम वाली सच्ची आंख भी खोल ले, तो भी वह उसके आर पार नहीं देख सकेगी। वह केवल इतना जानती थी कि पवित्र आत्मा शुद्धिकरण तलवार कुंड के स्थान पर एक हिंसक आभा थी। क्या यह हो सकता है कि क्षेत्र के बाहर स्वर्गीय राक्षस तलवार सफाई तालाब की तलाश कर रहे हैं? बाय लियान ने भौहें चढ़ाईं। तो फिर वे ताइक्सुआन दाओमेन में क्या ढूंढ रहे हैं? जब वह इस प्रश्न के बारे में सोच ही रही थी, तभी यानलोंग क्षेत्र में अंततः परिवर्तन आ गया। सबसे पहले, एक विशाल काला पंजा आकाश से उतरा, और कई ज्वाला ड्रैगन को फाड़ने के बाद, उसने जबरदस्ती ज्वाला ड्रैगन क्षेत्र में एक अंतराल खोल दिया। जब सभी ने सोचा कि झाओ शुओ भागने का अवसर लेगा और स्थिति को बदल देगा, तियानयान तलवार द्वारा छोड़े गए 49 प्रिज्मीय स्तंभ अचानक एक में संघनित हो गए, और एक विशाल तलवार जो पहाड़ जितनी भारी थी, आकाश से उतरी, जिसने ब्लैक क्लॉ, जुयंग और झाओ शुओ को एक साथ रसातल में भोंक दिया। पुनः प्रकट हुए जियाओ जिनसे की छाती बढ़ती हुई ज्वार की तरह हिंसक रूप से उछल पड़ी। शांत होने से पहले उसने कई बार सांस ली, लेकिन उसका चेहरा अभी भी गंभीर था। झाओ शुओ के लिए इतनी आसानी से मरना असंभव था, और इसलिए ही यह एक और काला पंजा अचानक प्रकट हुआ और खून से लथपथ झाओ शुओ को रसातल से बाहर निकाल लिया। ये कैसे संभव है? झाओ शुओ ने अपना दाहिना हाथ दबाया। उसके चेहरे पर अब पहले जैसा अहंकार नहीं था। शैतान ऊर्जा आग की लपटों को क्यों नहीं बुझा सकती? ये देवताओं का तरीका है, और एक नश्वर चींटी से हारना बिल्कुल असंभव है। हाँ, ये पैरों को नियंत्रित करने वाली रक्त ऊर्जा की कमी के कारण ही होता होगा। ऐसा ही होगा। तियानजुन का तरीका अजेय है। उन्मादी और कभी कभी उत्थानकारी जप में, झाओ शुओ ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखें एक अजीब खूनी रोशनी से भर गईं। उसका चेहरा उसकी आंखों की तरह पागल था। नीचे, एक झिझियागे शिष्य घबराहट में पहाड़ पर चढ़ गया। मैं मंडप मास्टर को सूचित करने जा रहा हूं कि वरिष्ठ भाई झाओ पराजित होने वाले हैं। वह कुछ ही कदम दौड़ा था कि अचानक एक काली परछाई नीचे आ गिरी। यह स्पष्टतः एक काला पंजा था। धमाका! इससे पहले कि वह चीख भी पाता, वह आदमी टुकड़ों में कुचला गया। टूटी हुई आत्मा बाहर निकलने के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन कुछ देर तक हिलने के बाद ब्लैक क्लॉ द्वारा उसे आत्मसात कर लिया गया। यह दृश्य इतना अचानक आया कि बाय लियान ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अपने साथी शिष्य को मार डाला।
भाई वांग मर गया। रात की हवा बहुत ठंडी थी और पहाड़ी सड़क पर खड़े लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वे बर्फ की गुफा में गिर गए हो। अंततः एक साहसी व्यक्ति आगे आया। वरिष्ठ भाई झाओ, आपने वरिष्ठ भाई वांग को क्यों मारा? झाओ शुओ की हथेली में एक चमकदार लाल धुंध तैर गई और उसने उदासीनता से कहा, चूंकि वह आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए मैं उसकी मदद करूंगा। भाई झाओ, आपने पहले ही संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन कर दिया है। अगर मंडप स्वामी को इस बारे में पता चल गया तो। झाओ शुओ ने व्यंग्य किया, लगता है तुम्हें अभी तक स्थिति का अंदाजा नहीं है। मुझे तुमसे कहने में कोई डर नहीं है, देर सवेर तुम चींटियां मरोगी। अगर तुम मेरे हाथों मर भी जाओगी तो भी तुम जिज्यागे में थोड़ा योगदान दे सकती हो। खाली जगह में, अगर तुम मरोगी तो बेकार मरोगी। शिष्य की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अब चेतन रूप से एक कदम पीछे हट गया। भाई झाओ, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? झाओ शुओ ने कहा, अलौकिक राक्षस युनशान संप्रदायों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। स्वाभाविक रूप से उनकी कोई मांग नहीं होगी और आप युनशान संप्रदायों द्वारा चुकाई गई कीमत है। ये ध्वनि एक तीखे कांटे की तरह है जो लोगों के दिलों तक पहुंचती है। पहाड़ी सड़क पर सभी लोग एक दूसरे को निराशा से देख रहे थे। जीजियांग बनने के लिए हमने क्या कीमत चुकाई? क्या हम जीजियांग के शिष्य नहीं हैं? यद्यपि सर्दी खत्म हो चुकी थी, फिर भी पहाड़ी सड़कें इतनी ठंडी थी कि लोग ठिठुर रहे थे। यह अब वह मातृवंश नहीं है जिस पर उन्हें गर्व है, बल्कि यह एक नरभक्षी जानवर है। थोड़ी देर बाद कोई पागलों की तरह पहाड़ पर चढ़ गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, झाओ शुओ, तुम कुतिया हो, तुम पागल हो, मैं मंडप मास्टर को बताने जा रहा हूं। पागलपन। झाओ शुओ की आंखें ठंडी थी, मानो जो उसने देखा वह कोई इंसान नहीं था। जब वह आगे बढ़ने ही वाला था तो जियो जिनसे ने पहले ही अपनी तलवार उठा ली और उसे मार डाला। लेकिन रक्त ऊर्जा एकत्रित करने के बाद वह पहले ही सामान्य स्थिति में लौट चुका है। चिंता मत करो, मैं इन कचरे का ध्यान रखने के बाद तुम्हें मार डालूंगा। काली पर्दा दीवार उठी और झाओ शुओ जोर से हंसा। उसने कई काले पंजों को नियंत्रित किया और अचानक एक शीर्ष शिकारी में बदल गया और उन पूर्व साथियों का पीछा करने लगा। पहाड़ी रास्ते से रक्त की धुंध की धाराएं उठने लगी और श्राप श्राप बन गए। लेकिन यह अभी भी झाओ शुओ के कार्यों को रोक नहीं सका। वही दरवाजा, ये तो बस एक कूड़ा कचरा है जिसे कभी भी भर्ती किया जा सकता है। तलवारें थामने वाले ही जिजियान पवेलियन का भविष्य है। हर बार जब कोई मारा जाता था तो झाओ शुओ की हथेली पर खून की धुंध और अधिक मोटी हो जाती थी। जब जियो जिनसे ने अंततः पर्दे की दीवार को तोड़ा तो वहां केवल एक ही व्यक्ति जीवित बचा था। ये लगभग वैसा ही है, आप भाग्यशाली हैं। झाओ शुओ ने उस आदमी को जाते हुए देखा। उसने फिर से नए विशाल पंजे बनाए, लेकिन इस बार पंजे खून से घिरे हुए थे। उनके नेतृत्व में हुई भारी बारिश भी अधिक चिपचिपी हो गई थी। जियो जिनसे, यही मेरी असली ताकत है। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1060। मुस्कुराते हुए उसने अपने विशाल पंजे लहराए और जियो जिनसे को पकड़ लिया, जो हजारों तलवार क्यूई से घिरा हुआ था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, यह विशाल पंजा असाधारण शक्ति के साथ फूट पड़ा। दबाव के कारण अंतरिक्ष भी कंपन करने लगा और जियो जिनसे द्वारा इस्तेमाल किए गए मंत्र और भी अधिक विनाशकारी थे। तुरंत ही जलती हुई लपटें भी एक के बाद एक बुझ गईं, केवल बड़ी तलवार अभी भी संघर्ष कर रही थी। झाओ शुओ जोर से हंसा, अमर सम्राट की विधि मेरी अजय त्यानजुन की विधि से कैसे तुलना कर सकती है? जियो जिनसे, मैं चाहता हूं कि तुम अपमानित होकर मर जाओ। चिंता मत करो, बाय लियान थोड़ी देर में तुम्हारे साथ आएगी। उनका मूड अभूतपूर्व रूप से प्रसन्न था। इस क्षण सारी धुंध छंट गई। हैनिंग शहर में उसे बहुत अपमान सहना पड़ा और अब वह सब कुछ वापस कर देगा। उस समय वह जियो जिनसे और बाय लियान की दुखद स्थिति को भी रिकॉर्ड करेगा, ताकि पूर्वी शिनझोऊ में हर कोई इसकी सराहना कर सके। दूसरी जूनियर बहन। बाय लियान ने एक कदम आगे बढ़ाया। दूसरी जूनियर बहन की थोड़ी कमजोर आवाज तुरंत उसके दिमाग में गूंज उठी। बड़ी बहन, चिंता मत करो, मैं अभी भी टिक सकता हूँ। ये तो बस शुरुआत है, वह हार नहीं सकती और वह हारेगी भी नहीं। बाय लियान एक पल के लिए हिचकिचाया लेकिन फिर भी सिर हिला दिया। उसकी वर्तमान मनोदशा शायद उस मां जैसी ही है जिसने अपने बच्चे को लंबी यात्रा पर भेज दिया हो। चाहे उसने कितना भी कहा हो, वह अभी भी बहुत चिंतित थी। इस समय जाल से फिसली मछली अंततः जिजियागे की ओर दौड़ी। एल्डरली, जब वह किसी व्यक्ति को देखता तो उस पर कूद पड़ता, मानो उसे कोई जीवन रक्षक तिनका मिल गया हो, और चिल्लाता,
बड़े भाई झाओ पागल हो गए हैं। उन्होंने पहाड़ की तलहटी में अपने साथी शिष्यों को बेरहमी से मार डाला। उन्होंने एक गंभीर अपराध किया है। एल्डर ली, आपको उन्हें सजा देनी होगी, वरना। एल्डर ली ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, और क्या? शिष्य के होंठ कांप रहे थे, वरना सभी निराश हो जाएंगे। ये सही है। एल्डर ली ने गंभीरता से सिर हिलाया, आपको निराश न करने के लिए मैंने ये निर्णय लिया है। शिष्य की आंखें चमक उठी। लेकिन इस समय एल्डर ली का हाथ उसकी छाती में घुस गया। मैं पहले तुम्हें अकेले ही सड़क पर भेज सकता हूँ। एल्डर ली ने शांतिपूर्वक अपना हाथ वापस ले लिया। यहाँ आओ, उससे पवित्र आत्मा बपतिस्मा कुंड में खींच लो। एल्डर ली, आप। कोलाहलयुक्त एल्डर ली ने अपने हाथ पोंछे और उस शिष्य की ओर दोबारा देखने की जहमत नहीं उठाई। वह मन ही मन बुदबुदाया। संभवतः शुओ एर ने पहले ही समस्या हल कर ली है। अब अगली बात उन अलौकिक राक्षसों को बाई से छुटकारा दिलाना है। उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। बस एक आकस्मिक नजर से वो ये देखकर भयभीत हो गया कि जियोजिन से, जिसके पास पहले से ही तेल और दीपक समाप्त हो चुके थे, ने एक बार फिर आग जला दी थी। ये सियान ज्वाला पिछली आग से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। कुछ मील दूर उसे भी झटका महसूस हुआ। रास्ते से हट जाओ, तुम्हें तुरंत रास्ते से हटना होगा। सुओ, जल्दी करो। उनका अनुस्मारक अभी भी एक कदम पीछे था। वास्तव में झाओ शुओ ने स्वयं असामान्यता को देखा, लेकिन जियो जिनसे की तलवार बहुत तेज थी। ये बड़ी तलवार कई तलवारों से भी अधिक तेज है। लेकिन आग की लपटों को देखकर झाओ शुओ का दाहिना हाथ और उसके शरीर को लपेटने वाला विशाल पंजा एक ही समय में चकनाचूर हो गया। ये कैसे संभव है? झाओ शुओ की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये सही नहीं है। क्या जियो जिनसे की शक्ति समाप्त नहीं हो गई है? क्या वह तियानजुन के अजेय तरीके का उपयोग नहीं कर रहा है? उसे जवाबी हमले में क्यों मारा जाएगा? जियो जिनसे की आंखें ठंडी थी और उसने झाओ शुओ पर एक और तलवार से वार किया। किंगलुआन की लौ में राख से पुनर्जन्म का प्रभाव है। झाओ शुओ ने अभी अपनी असली ताकत नहीं दिखाए, और न ही उसने दिखाए, क्योंकि यह चाल अत्यधिक ऊर्जा खपत वाली है और इसकी समय सीमा है। लेकिन उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। अब उसके पास एक ही रास्ता है। आग बुझने से पहले जियांगशी मंडप की ओर दौड़े। वह अपनी बहन जैसा प्यार दिखाने के लिए सीनियर सिस्टर बाई से उसे गोद में उठाकर ऊपर ले जाने के लिए कह सकती थी, और साथ ही वह कुत्तों के लिए खाना भी बांट सकती थी। लेकिन वह ऐसा नहीं चाहती। जो शिकायतें मैंने झेली हैं, वे मुझे ही वसूल करनी चाहिए। जिस रास्ते पर आपको चलना चाहिए, वह आपको स्वयं चलना चाहिए। उस वर्ष जीजियांग के शिष्यों ने जियाओ परिवार में घोषणा की कि उसे तलवार वाहक के रूप में रद्द कर दिया जाएगा, और वे उसकी योग्यता का मजाक उड़ाना नहीं भूले। उस साल जिजियांगे की चापलूसी करने की वजह से उसके रिश्तेदारों ने उसे खुलेआम और गुप्त रूप से निशाना बनाया। उसे बचाने के लिए उसके पिता इतने दुखी हुए कि उन्हें रातों को नींद नहीं आती थी। उस वर्ष अपने पिता के अंतिम संस्कार के समय उन्हें अपने पिता के ताबूत को सहलाने का भी मौका नहीं मिला। उसके बाद मिले अपमान की तुलना में ये सब जीजियांग को माफ करने में उसकी असमर्थता का मूल कारण था। वह खुद को साबित करना चाहती है, और वह अपने दिल में भरी नफरत को बाहर निकालना चाहती है। पिता बच सकते थे। ये वह और वे लोग थे जिन्होंने उसके पिता की हत्या की साजिश रची थी। वरिष्ठ बहन बाई के अलावा, मैं जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा आभारी हूं, वह है वह टूटता हुआ तारा जो मेरे 12वें जन्मदिन की रात को आकाश में उड़ गया। उस उल्कापिंड के बिना वह यहाँ खड़ी नहीं होती। एक दिन मोमबत्ती की रोशनी भी तपती धूप में बदल जाएगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता, न आप, न ही जिजियान पवेलियन के मालिक। जियो जिनसे ने दूसरी तलवार से झाओ शुओ का दूसरा हाथ काट दिया। एक तीखी चीख के साथ उसने अपनी तलवार उठाए और झाओ शुओ की छाती में वार कर दिया। मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। झाओ शुओ ने संयम से चिल्लाया। वो गंभीर रूप से घायल था और चकमा नहीं दे सकता था। अंकल ली, मुझे बचाओ। महत्वपूर्ण क्षण में जिजियान मंडप से नीचे चमकती हुई आकृति ने झाओ शुओ को दूर धकेल दिया और जियो जिनसे की तलवार को रोक दिया। यह एल्डरली थे जो आए थे। नी यी, तुमने शुओ एर को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? आज मैं तुम्हें मानसिक रूप से सक्षम बनाऊंगा। कोलाहलयुक्त एल्डरली के शब्दों पर प्रतिक्रिया देते समय लगभग कोई भावना नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो तलवार आई, उसमें एक भयानक शक्ति थी जो अंतरिक्ष को चीर सकती थी। एल्डरली ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन तलवार से उनका दाहिना हाथ कट गया। परिवर्तन के चरण का शिखर पर्याप्त नहीं है। जियो जिनसे ने पलटकर एल्डरली और झाओ शुओ को तलवार से घेर लिया। जिजियान मंडप के मंडप मास्टर ने पहाड़ पर इस दृश्य को पूरी तरह से देखा,
और उसके चेहरे में भारी बदलाव आने के बाद उसने तुरंत क्षेत्र के बाहर से स्वर्गीय दानव को बुलाया। जियो जिनसे इतना शक्तिशाली है, बाय लियान स्वर्ग नहीं जा सकता। अलौकिक दानव ने बेपरवाही से हाथ हिलाया। घबराओ क्यों, दानव सम्राट के पास कोई और योजना नहीं है। उसने यंगझोउ के बाहर पहले ही एक गुप्त योजना बना रखी है और मुझे उसे बुलाने दो। जीजियांग में सभी ने राहत की सांस ली। कितना अच्छा। लेकिन काफी देर बाद भी वह अलौकिक दानव नहीं हिला, बल्कि उसका चेहरा और भी काला पड़ गया। मंडप स्वामी ने धीमी आवाज में पूछा, शांग शियांग क्या हुआ? अलौकिक दानव कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, ये जगह बहुत छोटी है, इसका इस्तेमाल करना असुविधाजनक है। मैं पवित्र आत्मा शुद्धिकरण तलवार कुंड में जाऊंगा और तुम यहीं प्रतीक्षा करोगे। इधर उधर मत हिलना। मंडप स्वामी ने जल्दी से सिर हिलाया। शांगजियान अपने आप चला जाएगा, मैं यहां इंतजार करूंगा। इस अध्याय का अंत। TOC